नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी व्याकरण के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो आपसे आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप सभी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जा रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, अंतः स्थः और ऊष्म वर्णों की संख्या है। ऑप्शन ए 9, बी 6 या ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 4। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कि अंतः स्थः और ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अंतः स्थः वर्ण कितने होते हैं। तो अंतः स्थः वर्णों की संख्या होती है 4 और ऊष्म वर्णों की संख्या भी होती है 4। याद रखिएगा। तो अंतः स्थः और ऊष्म वर्णों की कुल संख्या हो जाएगी 8। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है। ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, चक्र तत्सम शब्द है और चक्र का तद्भव होता है चक्का, यानी ऑप्शन ए तो सही है। ऑप्शन सी चैत्र और चैत, तो ये भी यहाँ पर युग्म जो दिया गया है ये भी सही है कि चैत्र तत्सम शब्द है और चैत तद्भव। छत्र का छत यानी छत्र तत्सम शब्द है और छत यहाँ पर तद्भव शब्द होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा, जो युग्म यहाँ पर गलत दिया गया है, ऑप्शन बी पत्र का पर्ण नहीं होगा। पत्र का पत्र तत्सम शब्द है और पत्र का जो तद्भव शब्द होगा वह होगा पत्ता, ना कि पर्ण। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें सभी वर्ण स्पर्शी व्यंजन हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पर्शी व्यंजन क्या होता है। तो स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीव का कोई ना कोई भाग मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करे, वो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। और अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 25 वर्ण स्पर्शी वर्ण कहलाते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। और इनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। आपको पता होगा, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग। तो इस तरह से 5 वर्गों में इनको विभाजित किया गया है और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं स्पर्शी। तो इसलिए इनकी कुल संख्या हो जाएगी 25। तो यहाँ पर विकल्प कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा विकल्प सी। देखिए, सी यहाँ पर सही होगा। यह ऑप्शन सही है क्योंकि ये सभी वर्ण स्पर्शी वर्ण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वह है। देखिए, पहले विकल्प में ब दिया गया है, दूसरे में स, और ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं ल दिया गया है। तो इस कारण ऑप्शन सी सही है कि सभी वर्ण जो है वर्ग के हैं, स्पर्शी वर्ग के हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंठ तालव्य स्वर कौन सा है। ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर क्या होगा कि कंठ तालव्य स्वर इनमें से कौन सा है। तो याद रखिएगा, कंठ और तालव्य यानी कंठ और तालु दोनों के मेल से, कंठ और तालु दोनों के मेल से उच्चारित होने वाला वर्ण कंठ तालव्य कहलाता है। तो याद रखिएगा कौन से होंगे, ऑप्शन सी। याद रखिए, कंठ तालव्य स्वर कौन से हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए महाप्राण व्यंजन, या ऑप्शन बी अनुनासिक व्यंजन, या ऑप्शन सी अल्प प्राण व्यंजन, या ऑप्शन डी अघोष व्यंजन। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। और ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा, कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, महाप्राण वर्ण। याद रखिए, ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला ही विकल्प यहाँ पर सही होगा, महाप्राण व्यंजन कहलाता है। पहला ही विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाएगा, महाप्राण व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, च वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए दंत, बी तालव्य, सी मूर्धन्य, या ऑप्शन डी कंठ है। तो च वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो च वर्ग के जो वर्ण है, च वर्ग के जो वर्ण है, जो व्यंजन है, इनकी ध्वनियों का उच्चारण स्थान होता है तालव्य, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। च वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान होगा तालु से, यानी ये तालव्य वर्ण है, तालव्य व्यंजन है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पश्च स्वर है। ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से पश्च स्वर कौन सा होगा। तो देखिए, पश्च स्वर क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पिछला भाग उठता है, पश्च स्वर कहलाते हैं। आपको पता होगा कौन कौन से वर्ण पश्च स्वर होते हैं, ये आपको याद रखना है। कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं। पश्च स्वर आता है कि आ, उ, ये सभी वर्ण आपको याद रखने हैं। ये सभी वर्ण पश्च स्वर कहलाते हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो आप सही करके आइएगा। देखिए,
आपको याद रखना है कि ये सभी स्वर जो है पश्च स्वर कहलाते हैं, जिनमें जीवा का पिछला भाग उठता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पिछला भाग उठता है वो स्वर पश्च स्वर कहलाते हैं। तो इनके अनुसार विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। पश्च स्वर यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालव्य वर्णों की कुल संख्या है। ऑप्शन ए 5, बी 9, सी 11 या ऑप्शन डी 7। तो राइट आंसर क्या होगा कि तालव्य वर्णों की कुल संख्या कितनी होगी, और ऐसी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर याद रखिएगा, तालव्य वर्णों की कुल संख्या हो जाएगी 9। ठीक है। और तालव्य वर्ण क्या होते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में जीव का अग्रभाग तालु को स्पर्श करे तो तालव्य वर्ण कहलाते हैं। और 9 वर्ण होते हैं, कौन कौन से होते हैं याद रखिएगा, मैं यहाँ पर लिख दूं। च वर्ग के सभी वर्ण तालव्य वर्ण कहलाते हैं, जिससे आपको क्लियर रहेगा। तो याद रखिएगा ये सभी वर्ण च वर्ग के ये 5 वर्ण तालव्य वर्ण कहलाएंगे। इसके अतिरिक्त ई और य और स, तो याद रखिएगा ये 9 वर्ण होते हैं तालव्य वर्ण। ठीक है, क्लियर कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए, ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। इंपोर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुख से होता है उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए अनुस्वार, बी अनुनासिक, सी अयोगवाह या ऑप्शन डी अंतःस्थ वर्ण। तो देखिए पहले तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के लिए आपसे पूछा जा सकता है। तो जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुख से होता है उन्हें क्या कहा जाता है, अनुनासिक वर्ण। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, नाक और मुख से होता है उन्हें क्या कहा जाता है, अनुनासिक वर्ण। अच्छा प्रश्न है, परीक्षा के लिए ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है। ऑप्शंस दिए गए हैं, क्षीर का खीर, दही का दही, दुग्ध का दूध और घृत का घी। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म जो है गलत दिया गया है। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है, ऑप्शन बी। बाकी ए, सी और डी ये तीनों ही युग्म यहाँ पर सही दिए गए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि यह युग्म गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। और ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, इसलिए इसको यहाँ पर वीडियो में लिया गया है। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। ऑप्शंस दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। तो पहले तो आपको पता हो कि महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं। तो मैंने भी आपको बताया था, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण वर्ण कहलाता है। तो यहाँ पर इसी के अनुसार हम विकल्प का चयन करेंगे। तो देखिए दूसरा और चौथा वर्ण, तो यहाँ पर देखिए क, ये तो वर्ग का पहला है, तो ऑप्शन ए तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगर बात की जाए ऑप्शन बी की, तो देखिए ख वर्ग का दूसरा होता है और छ भी वर्ग का दूसरा है, और ख दूसरा होता है और थ भी वर्ग का दूसरा वर्ण है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, महाप्राण वर्ण हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी सी गलत है, क्योंकि वर्ग का पहला दिया गया है प, तो ये गलत हो जाएगा। य रला स ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टा दही में किस प्रकार का विशेषण होगा। ऑप्शन ए परिमाणवाचक, बी सार्वनामिक, सी तुलनात्मक या ऑप्शन डी गुणवाचक। तो देखिए खट्टा दही में किस प्रकार का विशेषण होगा, सरल प्रश्न है, ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि खट्टा दही। ठीक है, खट्टा दही में किस प्रकार का विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए लुंठित, बी धाराशायी या ऑप्शन सी पतित या ऑप्शन डी अधोगामी। तो देखिए गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है, सरल प्रश्न है, याद रखिएगा ऑप्शन सी पतित। गिरा हुआ के लिए एक शब्द होगा पतित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना क्या कहलाता है। वर्ण क्रम कहलाएगा या व्यंजन क्रम होगा या संधि विच्छेद कहलाएगा या वर्ण विच्छेद कहलाएगा। तो परिभाषा क्या कह रही है कि वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना क्या कहलाता है, ऑप्शन डी वर्ण विच्छेद। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सरल प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है परीक्षा के लिए कि वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना कहा जाता है वर्ण विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगा या किस प्रकार का वाक्य होगा। ऑप्शन ए संकेतवाचक, बी संदेहवाचक या ऑप्शन सी आज्ञाबोधक या ऑप्शन डी प्रश्नवाचक। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए कि यदि तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगा, तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए संकेतवाचक वाक्य। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। संदेहवाचक बिल्कुल गलत है, आज्ञा और प्रश्नवाचक तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, संकेतवाचक होगा कि यदि तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग रूढ़ वैसे शब्द हैं जो
ऑप्शन ए सामान्य अर्थ रखते हैं, या ऑप्शन बी खंड सार्थक नहीं होते, या सामान्य अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ देते हैं, या ऑप्शन डी निरर्थक शब्द होते हैं। तो देखिए योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? योग रूढ़ वैसे शब्द हैं जो सामान्य अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ देते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकल्य वर्ण कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं। सरल प्रश्न है कि इनमें से काकल्य वर्ण कौन सा होगा? तो याद रखिएगा एक ही वर्ण काकल्य वर्ण होता है और वह है हाँ। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा काकल्य वर्ण कौन सा होगा? तो हाँ याद रखना है आपको कि हाँ काकल्य वर्ण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शंस दिए गए हैं कि उन्हें एक पुत्र है, या ऑप्शन बी उनको एक पुत्र है, या ऑप्शन सी उनका एक पुत्र है, या ऑप्शन डी उनके एक पुत्र है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन डी, उनके एक पुत्र है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो देखिए यह इंपोर्टेंट नहीं है, वेरी इंपोर्टेंट पंक्ति है जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो इसका आंसर आपको अच्छी तरह से आता होगा, और जिनको नहीं आता है वो देख लीजिए, क्योंकि ये आती है पंक्ति परीक्षाओं में कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन बी वियोग श्रृंगार। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में छपता है प्रश्न। और इन पंक्तियों में अगर आपसे रस पूछा जाएगा तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा वियोग श्रृंगार। ठीक है, ऑप्शन बी वियोग श्रृंगार याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीकरा फोड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए प्रेम में फंसाना, बी संकट पैदा करना, या ऑप्शन सी दोष लगाना, या ऑप्शन डी सबक सिखाना। तो राइट आंसर क्या होगा? ठीकरा फोड़ना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी दोष लगाना। याद रखिएगा, ठीकरा फोड़ना का अर्थ होगा दोष लगाना। तो ये था वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे प्रश्न चैनल पर डेली कराए जा रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसे और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।